हेलो साथियों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि लेखपाल के लिए एग्जाम डेट आ चुकी है और लेखपाल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपने इस चैनल पर बैक टू बैक आपको जबरदस्त तरीके से क्लासें मिलना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, यहाँ आपको सिलेबस से लेकर आपकी कंप्लीट तरीके से तैयारी भी कराई जाएगी और जबरदस्त तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। ठीक है, अभी आपकी इस चैनल पर जीएस की प्रैक्टिस और ग्रामीण विकास की प्रैक्टिस और हिंदी की प्रैक्टिस और मैथ की भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीज़ों की, सारे सब्जेक्टों की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और जो आपका सिलेबस चल रहा था उन चीज़ों को भी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमने कल एक बढ़िया स्पेशल टॉपिक स्टार्ट किया है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लेखपाल में ही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अगर वो पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। क्रैश कोर्स के तौर पर हम आपको कंप्लीटली सारे टॉपिक कंप्लीट यहाँ करा देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, हम बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके थे, इसमें जो छोटी छोटी चीजें थी। हमने सबसे पहले ये जाना कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। आइए शुरू कर रहे हैं। इसकी जनरल फॉर्म के बारे में हमने कल आपको बताया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। b क्या है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि x का गुणांक। और c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, सबके बारे में हमने पूरे से डिटेल चर्चा इसकी पहले क्लास में ऑलरेडी की है। ठीक है, तो वो पहली क्लास आप जरूर देखना, वहां से आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर कोई एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बन सकती है। ठीक है, उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या कंडीशन होती है, उसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए आज हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हम क्वेश्चन करा रहे थे उसमें और आगे के क्वेश्चन कराएंगे, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे। जरा एक क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और हमने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन को करने का तरीका भी बताया। ठीक है, उसमें सबसे लास्ट का एक शॉर्ट मेथड बताया, जो शॉर्ट मेथड बड़ा ही लाजवाब मेथड है। ये आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए जरा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करना आप लोग। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको यहाँ x के मान बताने हैं। आप इस x के मान बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि x के आखिर मान क्या होंगे। x के 2 मान निकल के आते हैं, आप दोनों ही मान को बताएंगे कि आखिर 2 मान क्या है। ठीक है, चलिए इसमें आप 3 तरीके से सवाल ये भी बना सकते हो, बट वो दोनों तरीके से हम इसलिए नहीं बनाते हैं, वो थोड़े से लॉन्ग मेथड होते हैं और हमें एग्जाम में अपने क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करना होता है, इसलिए हम लॉन्ग मेथड से तो जा ही नहीं सकते, फिर हमें शॉर्ट मेथड से जाना होगा। ठीक है, आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से बढ़िया से तरीके से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत का सामना न करना पड़े। आइए अब जरा यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा a इंटू सी। तो यहाँ a इंटू सी करिएगा। a इंटू सी जब आप कर रहे हो तो यहाँ देखो a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप यहाँ देखिए a का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है जब a का मान 1 होगा। a का मान कितना होगा, 1। ओके, चलिए अब c की वैल्यू यहाँ कितनी है, 84। तो 1 इंटू 84 इक्वल टू कितना आएगा 84 आएगा। ओके, कितना आएगा 84। अब जरा देखो, इस 84 को ऐसे 2 भागों में तोड़ देना है, इसके 2 ऐसे फैक्टर कर देने हैं जिससे कि घटाने के बाद यहाँ 5 आ जाए। यही तो आना चाहिए, घटाने के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करना, इसे हम 2 भागों में तोड़ रहे हैं, 84 को हम 2 भागों में तोड़ रहे हैं। तो जरा तोड़ने की कोशिश करिए, 12 सत्ते 84। ओके, 12 गुणे 7, ठीक है, 12 सत्ते 84 हो गया। अगर आप 12 से 7 को घटाओगे तो क्या 5 आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। यहाँ इतनी बात अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी आप सबको। जरा एक बात बताओ, अब यहाँ पर आपने एक 12 लिख लिया, एक 7 लिख लिया। अब इसमें आपको सबसे अहम बात ये समझनी होगी कि ये जो x है, x के सामने जो भी सिंबल आएगा
यानी कि ये जो दूसरा टर्म है इसके सामने जो भी साइन आएगा, जो भी सिंबल आएगा, आपको क्या करना होगा, आपको इसके अपोजिट चलना होता था। बट यहां पर आप अपोजिट तो चलोगे, उसमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी। वो याद क्या रखनी पड़ेगी बात, जरा देखो, अगर यहां पर सिंबल माइनस का आता है, अगर यहां पर सिंबल माइनस का आता है और यहां भी माइनस का आता है, ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत याद रखनी होगी। देखो अगर यहां माइनस का आता था तो हम दोनों में प्लस कर दे रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, बट यहां पर तो प्लस ही रहता था हमेशा, ठीक है। अब यहां पर भी सिंबल चेंज हो गया, यानी साइन चेंज हो गया। जब यहां साइन चेंज हो गया तो आपको इसमें से जोन सी वैल्यू बड़ी दिखाई दे, जोन सी वैल्यू बड़ी दिखाई दे उसके सामने तो आप प्लस लगाओगे, जो वैल्यू छोटी हो उसके सामने आप माइनस लगाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपने 84 के ऐसे दो फैक्टर कर लिए जिससे घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 5। आपने घटाने का कंसेप्ट क्यों बताया साहब? यहाँ देखो, यहाँ साइन किसका है, माइनस का, इसलिए घटाने के बाद। अगर यहाँ साइन प्लस का होता तो जोड़ने के बाद यहाँ ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है? अब जरा देखो, यहाँ पर आपने एक मान निकाल लिया प्लस का 12, एक मान निकाल लिया आपने माइनस का 7। ओके, फिर क्या कर रहे थे आप, ए का भाग कर रहे थे। ए का मान कितना, 1। अगर 1 से भाग करोगे तो एक्स के 2 मान निकल के आ जाएंगे, क्या, 12 -7। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। इसी टाइप का एक और सवाल करोगे जिससे कि आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अगला सवाल दे रहे हैं जो आप सब करेंगे। ठीक है, चलिए देखो जरा अगला सवाल क्या है। आखिर इस सवाल को आप सब करेंगे, इस सवाल को आप सब करेंगे। जरा देखो अगला सवाल क्या है। देखो, एक्स स्क्वायर -10x 24 इक्वल टू 0। बताओ, इसमें x के 2 मान निकल के आएंगे, वो दोनों ही मान आपको बताने हैं। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 2 मान निकल के आएंगे वो दोनों मान क्या होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कोशिश करिएगा और कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखो। ये सवाल ये कह रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस सिंबल फिर आ गया, और यहाँ देखो यहाँ फिर माइनस चिन्ह आ गया, आगे 24 है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहता है a इंटू सी। तो a इंटू सी जैसे ही आपने किया तो कितना निकल के आया, 24। ओके, जब 24 आ गया, अब 24 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे कि ये जो साइन बना हुआ है, ये साइन किसका है, ये साइन माइनस का है, तो माइनस करने पर 10 आ जाए। ठीक है, 24 यानी कि 24 के ऐसे दो गुणनखंड कर दो जो घटाने पर 10 आ जाए। ओके, जरा एक बात बताओ, इसके अगर हम ऐसे दो गुणनखंड करें तो 12 गुणे 2 कर दो, 12 गुणे 2, 12 दूनी 24, 12 में से 2 गया 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा साहब। अब आपने एक चीज और बताई थी साहब, क्या बताई थी, अगर यहाँ से साइन माइनस का है तो दोनों जगह प्लस होता था, बट अगर दोनों ही जगह यहाँ पर देखो ये इक्वेशन में दोनों जगह माइनस हो तो एक माइनस एक प्लस आता था, और बड़ी वाली वैल्यू प्लस आती थी, छोटी वाली वैल्यू माइनस आती थी। बस वही काम हमें करना है। तो देखो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 12 है, तो 12 के सामने क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, और 2 के सामने क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। एक का भाग करना है, एक की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का अगर भाग किसी भी संख्या में करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके दोनों मान निकल के आ गए, जो क्या है, प्लस का 12 और माइनस का 2। ओके, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा इसके अगले सवाल की तरफ हम फोकस कर रहे हैं इसके बाद, और वो अगला सवाल आप सब करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही लाजवाब सवाल है, ऐसे सवाल है जहां से आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिएगा, कोई भी चीज यहाँ स्किप नहीं कराई जाएगी, बढ़िया तरीके से सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 24x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 11 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है, और दोनों ही साइन याद रखने हैं। ठीक है, चिन्ह याद रखने हैं, उसके बाद आप अपनी क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले आप तरीका समझो कि आखिर इसमें क्या क्या तरीके लग रहे हैं। ठीक है, और जब आपने तरीका समझ लिया ना, तो कितनी भी डिजिट चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट आप सवाल का आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे जिस समय हम समझा रहे हो क्वेश्चन को, उस समय बहुत बारीकी से फोकस करिएगा, जिससे कि आप उस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाए।
आइए समझिएगा इस सवाल को भी एक बार फिर से। देखो, हमें सबसे पहला स्टेप क्लियर करना है, वो स्टेप क्या है, a इंटू सी। तो a इंटू सी जब हम कर रहे हैं तो 24 यानी कि 24 इंटू 11, ठीक है। अब इसके ऐसे दो फैक्टर कर देने हैं जिससे कि ये साइन क्या है यहाँ पर माइनस, माइनस करने पर 25 आ जाए, यानी कि 24 गुणे 11 के ऐसे दो गुणनखंड कर दो जिससे कि घटाने पर 25 बन जाए। आइए समझिएगा इस बात को। अब यहाँ पर देखो, हमने इसकी मल्टीप्लाई नहीं की, मल्टीप्लाई हमने इसलिए नहीं की, नहीं तो सवाल और कंसेप्चुअल बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, पहले तो इस 24 के दो फैक्टर करो। तो जब हम 24 के दो फैक्टर कर रहे हैं तो 8 इंटू 3, 8 3 24, ठीक है, और इंटू 11 तो है ही है। अब जरा देखो यहाँ से, आप यहाँ से बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर कर पा रहे होंगे। देखिएगा यहाँ से जब आप देख रहे हो तो 8 और 11 3 33। अब जरा एक बात बताओ, आप 8 में से अगर वो सॉरी 33 में से अगर आप 8 घटाओगे तो क्या 25 आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तो आपको यहां से कंक्लूजन मिल गया। जब कंक्लूजन मिल गया, इसमें एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू इसमें 33 है और एक वैल्यू क्या है, 8 है। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि आप अब देखना है आपको आगे वाला साइन, और आगे वाला साइन क्या है जरा बताइएगा आप हमें। आगे वाला साइन यहाँ प्लस है, और जब प्लस होता है, देखो जब भी प्लस हो सिंबल आगे वाला साइन, तो आपको ये देखना है इन दोनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो सी बड़ी वैल्यू होती है उसी के सामने अपोजिट साइन आता है, ठीक है। अभी देखो माइनस का साइन था तो हम बड़ी वैल्यू के सामने प्लस का साइन लगा रहे थे, ओके। तो यानी कि जो भी बड़ी वैल्यू आएगी फैक्टर करने के बाद, इस सिंबल के ये जो साइन है उसके अपोजिट साइन लगेगा, ओके। चलिए अगर हम यहां देखें 33 और 8, इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस। तो ये माइनस सिंबल, माइनस साइन जो आएगा वो किसके सामने आएगा, 33 के सामने आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, ओके। अब जरा देखो भाग कितने से करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा ए से यानी कि 24 से। तो हम 24 से भाग कर दे रहे हैं। जब हम 24 से भाग कर रहे हैं तो देखो 8 3 24, 1/3 आ गया यहाँ से, और यहाँ से देखिए क्या कितना निकल के आएगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यानी कि देखो x के दोनों ही मान आ गए, वो क्या क्या निकल के आ गए, माइनस के 11/8 कॉमा 1/3, ये दोनों ही मान x के आ गए, और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर तनिक भी आपको डाउट रहता है तो एक बार अपने लेक्चर को, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लेना, लेक्चर आपके ही पास रहेगा, ठीक है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, कितने बार भी देखिएगा। बहरहाल जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आखिर वो चीजें क्या हैं, देखो आइए उन चीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आपने ये समझ लिया कि अगर हम x के जो दो मान निकाल रहे थे तो हम बिना फॉर्मूले के कैसे निकालेंगे x के दोनों मान, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब आपको अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना है। वो अगला पड़ाव क्या है जरा देखिएगा। देखो आपके सामने इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो मूल होते हैं, दो रूट होते हैं, ठीक है। मूलों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जरा देखिए मूल, जिसे हम रूट कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं अल्फा बीटा। मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ये दोनों मूल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा दो मूल होते हैं। अब जरा देखिएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का योग कैसे हम निकालते हैं, मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, आइए समझिएगा एक बार। अगर हम बात करें मूलों के योग की, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, मूलों का योग, मूलों का योग। जब हम बात करें मूलों के योग की तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूलों का योग निकालने के लिए, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें आपको b की वैल्यू देखनी होगी, ठीक है, और साइन माइनस का लेना है। माइनस b अपॉन ए वही क्या होगा, वही आपके मूलों का योग होगा, ठीक है, अल्फा बीटा का सम होगा। आइए और अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें एक स्टेप आपने समझ लिया, एक कंसेप्ट आपने समझ लिया कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट, मूलों का योग कैसे निकाल सकते हैं, जो आपको तरीका बहुत अच्छे से पता चल गया माइनस b अपॉन ए के कंसेप्ट से, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणनखंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट,
मूलों का गुणनखंड, ठीक है। देखिए मूलों का अगर गुणनखंड हम निकालें तो अल्फा इंटू बीटा होगा, बिल्कुल होगा साहब। तो वो कैसे निकलेगा, सी अपॉन ए। उसके लिए कंसेप्ट लगाना पड़ेगा सी अपॉन ए, जो आपकी द्विघात समीकरण होगी, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसमें सी अपॉन ए करना पड़ेगा, वही आपके मूलों का गुणनफल निकल के आ जाएगा। ओके, इतनी बात अगर आपको अच्छे से क्लियर होने लग रही है तो चलिए इससे रिलेटेड आप कुछ सवाल करेंगे, फिर हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा योग, ठीक है। चलिए अब हम ये समझेंगे कि आखिर जो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल आप बता रहे हो, इससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये बात और समझ लीजिए, उसके बाद सवालों की शुरुआत करेंगे हम। चलो देखो, हमने ये कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, कैसे, मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी कुछ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से निकली, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। आप कह सकते हो सम ऑफ रूट, और आगे क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, चलिएगा, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चनों की तरफ। जरा एक क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप हमें इसमें ये बताइएगा कि आखिर सम ऑफ रूट क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, सम ऑफ रूट, मूलों का योग क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। आप मूलों का योग भी निकालिएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणनफल भी निकालिएगा, ठीक है। आप दोनों ही सवालों के आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने सारे तरीके हैं किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। चलिए एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप करना कोशिश, अगर नहीं बना पा रहे हैं तब जरा देखिएगा कैसे बनाओगे आप। देखो हमसे एक बात बोली जा रही है इसमें कि मूलों का योग निकालना है। जब हमें मूलों का योग निकालना होता है तो हमने ये बताया है माइनस बी अपॉन ए करना पड़ता है। तो जरा देखो, x का कॉफिशिएंट ही तो b होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, x का कॉफिशिएंट ही b होता है। तो x का कॉफिशिएंट आखिर है क्या, यहाँ 9 है, तो यहाँ 9 लिख लो, अपॉन माइनस का b अपॉन a होता है, तो यहाँ सिंबल साइन किसका लगाओगे, यहाँ लगाओगे साइन माइनस का, b अपॉन a। अब जरा देखो a कहाँ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कहाँ होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही a होता है, ठीक है। अब जरा देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, तो माइनस का 9 अपॉन 1, ठीक है, यानी कि माइनस का 9 अपॉन एक ये क्या बन जाएगा, यहाँ सम ऑफ रूट, मूलों का योग बन जाएगा। ओके, चलिएगा, अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। तो जरा मूलों का गुणनफल आप कैसे निकालोगे, c अपॉन a। अब इसमें देखो एक पूरी इक्वेशन में c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 8 है, तो 8 अपॉन a का मान कितना है 1, तो 8 अपॉन 9, ठीक है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो मूलों के योग निकल के आया वो माइनस का 9 निकल के आया। अगर हम बात करें मूलों के गुणनफल की तो वो क्या निकल के आया, 8। यही आपके क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। आई होप इतनी बात आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख ली होगी, ठीक है। चलिए इसके अगले सवाल का जवाब आप सब करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक भी करते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते रहिएगा। आपके इस चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जैसे आप पेड कोर्स में तैयारी करते हैं। हम अपना आपको 100% देंगे, ये विश्वास रखिए आप। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आखिर क्या है। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बताइए, इसमें दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर करिए, मूलों का योग भी बताइएगा, मूलों का गुणनखंड भी बताइए, गुणनफल भी बताइएगा, ठीक है। मूलों का गुणनफल भी बताइएगा, मूलों का योग भी बताइएगा। आप इस सवाल को कर सकते हो क्योंकि इससे जस्ट पहले आपने इसी टाइप का सवाल किया है। तो जल्दी जल्दी आंसर करके हमें बताइएगा आप लोग कि आखिर आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी करिएगा, फिर उसके बाद और भी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कि आखिर क्या आंसर आपका आ रहा है, ठीक है।
चलिए आप यहां से बहुत अच्छे तरीके से निकाल पा रहे होंगे। जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा हमें सम ऑफ रूट निकालना है, तो हम सम ऑफ रूट के लिए क्या तरीका लगाते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा माइनस बी, तो b क्या है आखिर, b है x का कोफिशिएंट, x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 5। तो जब 5 है माइनस, तो साइन आपका किस में है, आपके तरीके में है, आपके फॉर्मूले में है। ओके, तो हमने माइनस का साइन लगा लिया, बटे ए का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान यहाँ पर 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ पर जो भी मान हो, जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में एक ही मान आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। फिर आपको निकालना मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कैसे निकालोगे, सी अपॉन ए। ठीक है, अब जरा देखिए सी कहाँ है, सी ये है 6, तो 6 अपॉन 1, तो आपके दोनों ही मान निकल के आ गए, -5 अपॉन 1 और 6 अपॉन 1। तो अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप -5 और 6 कह सकते हो। ओके, यही आपके दोनों आंसर बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इतनी बात अगर आपने समझ ली है, सीख ली है, फिर हम अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं और जरा सीखिए अगली कहानी, बड़ी ही प्यारी कहानी है। आगे की तरफ बढ़िएगा। चलो अगले पड़ाव की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो देखिएगा अगले स्टेप में क्या क्या कहानी है। देखो अगली चीज हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। आइए मूलों की प्रकृति के बारे में समझ रहे हैं हम लोग। देखो मूलों की प्रकृति हमें कैसे निकालनी होगी, मूलों की प्रकृति हमें ऐसे निकालनी होगी जैसे हमने पहले आपको बताया था, एक श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वहीं से निकल के आता है ये मूलों की प्रकृति, वहीं से मूलों की प्रकृति निकल के आ रही है। आइए समझिएगा। देखो मूलों की जब प्रकृति हमें निकालनी है तो जरा देखो इसमें कंडीशन होंगी, क्या क्या कंडीशन होंगी, उस कंडीशन को जरा समझने की कोशिश करना। आप ऐसे कह सकते हो कि जो श्रीधराचार्य जी का जो फॉर्मूला होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हमें इस वाले से रूट वाली वैल्यू को, इस रूट वाली वैल्यू से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। यहीं तो रूट की प्रकृति बनेगी, मूलों की प्रकृति यहीं से तो बनेगी। जी हाँ बिल्कुल बनेगी, क्योंकि b a c सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिएगा अगर हम बात करें कि अगर d, जो d का मान हम कह रहे हैं, अगर d का मान 0 से बड़ा है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो उस स्थिति में आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी जरा समझिएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा निकल के आएगा 0 से। देखो अगर d का मान 0 से बड़ा है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा निकल के आएगा 0 से। ओके, यानी कि जो ये वैल्यू निकल के आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। अच्छा इसके रूट कैसे होंगे, इसके रूट असमान होंगे, यानी कि अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। इसके अगर हम बात करें मूलों की, अगर हम इसके रूट की बात करें, मूलों की बात करें, तो इसके मूल कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप अनइक्वल कह सकते हो। ठीक है, अनइक्वल, ठीक है, असमान होंगे और क्या होंगे, और इसके रियल होंगे। रियल का मतलब हुआ वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। देखो अब कंडीशन को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। अगर d का मान बड़ा है 0 से, ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आएगा 0 से। ठीक है, और इसके मूलों की प्रकृति आपसे पूछी जाएगी, आखिर इसके मूल कैसे निकल के आएंगे। तो मूलों की प्रकृति आपसे यहाँ दी जा रही है, इसके मूलों की प्रकृति अनइक्वल आएगी, यानी कि असमान आएगी, और रियल आएगी, यानी कि वास्तविक आएगी। ठीक है, आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में कि d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप हमें बताइए इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन असमान भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। ओके, तो आप इतनी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। देखिए एक एक नंबर बड़ा ही पक्का होता है, अगर आपने एक एक नंबर करके गहन कर लिए ना सारे नंबर, तो शायद फिर आपको दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, उसी तरीके से एक एक नंबर के गहन करने से आपका स्कोर अच्छा बनेगा। ओके, चलिएगा अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर डी का मान, देखो
अगर डी का मान 0 के बराबर है तब क्या होगा? अगर डी का मान 0 के बराबर है, अगर डी का मान 0 के बराबर है तो क्या होगा? तो कंडीशन ये होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकल के आएगा वो 0 के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर निकल के आएगा अगर डी का मान 0 है तब। ठीक है, अच्छा मूलों की प्रकृति कैसी होगी? आइए समझ लीजिए। मूलों की प्रकृति जो होगी वो समान होगी। कैसी होगी? समान होगी और पुनरावृत्ति होगी, यानी कि रिपीटेशन भी होगा। देखो, इक्वल होगी यानी कि समान होगी। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसे होगी? समान होगी और क्या होगी? रिपीटेड होगी। रिपीटेड होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपीटेड रूट कह लीजिए, आप ऐसे कह लो। पुनरावृत्ति, जिस चीज का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो उसी को हम पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आप इतनी बात भी समझ गए होंगे। ये दूसरा स्टेप था। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे स्टेप की तरफ। आइए तीसरे स्टेप को समझिएगा जरा। तीसरा स्टेप क्या है आखिर? तीसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जरा तीसरे स्टेप को समझने की कोशिश करना आप लोग कि आखिर वो तीसरा स्टेप क्या है। ठीक है, चलिए, इसमें ऐसे भी कह सकते थे रियल थी वास्तविक थी। ठीक है, चलो अगर हम आगे की तरफ बढ़े, अगर डी का मान छोटा होता है 0 से तब क्या बनेगी कंडीशन? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होगा किससे? 0 से। ठीक है, अगर डी इज लेस देन 0 तब आपकी कंडीशन क्या बनेगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ओके, बात क्लियर हो रही है? अब अच्छा, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? आइए समझिएगा इनके मूलों की प्रकृति के बारे में। तो देखिए, इसके मूलों की प्रकृति जो होगी वो इमेजिनरी होगी, काल्पनिक होगी। देखिए, काल्पनिक चीजें रियल नहीं होती हैं। काल्पनिक का मतलब ये होता है केवल उनकी कल्पना कर सकते हो। ठीक है, आइए क्या होंगी? इमेजिनरी होंगी। इमेजिनरी होंगी। ठीक है, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो इसको काल्पनिक होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? काल्पनिक होंगी। इसका आप डायरेक्ट कह पाओगे कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सवाल आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि यदि डी का मान 0 से छोटा है उस कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होगी? नेचर ऑफ रूट। तो आप बता सकते हो उस कंडीशन में मूलों की प्रकृति इमेजिनरी होगी, यानी कि आप काल्पनिक कह सकते हो कि काल्पनिक होगी। ओके, इतनी बात आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट हैं। अगर शायद इन पे आपने फोकस लगा के अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लिया तो फिर तो आपको दिक्कत आनी नहीं है। जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, आप अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो कि हम नए पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। और पहली बार तो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, पहली बार में आपको जॉब मिलेगी, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और आपके इस चैनल पर सारी चीजें कंप्लीट भी कराई जा रही हैं, सारे सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से क्लासें चल रही हैं। ठीक है, तो आप डेडिकेट होकर घर बैठ के पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से, फ्री ऑफ द कॉस्ट में। ठीक है, बढ़िया कंटेंट के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, चंदन सर कानपुर। ठीक है, और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।